बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने इंट्री टेस्ट का जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये आपकी इंटर क्लास की बुक का थर्ड चैप्टर है और आपने जिस तरह अपनी रेगुलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एक आपके बुक का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपके जो सिलेबस में चीज़ें शामिल हैं उनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों शामिल हैं इसमें। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन है, हमारी प्रीवियस जो पुरानी बुक थी उसमें तो खैर एक ही चैप्टर था, लेकिन इस न्यू बुक में इन दोनों चैप्टर्स को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया है। तो अब हम पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 4 केमिकल कोऑर्डिनेशन का, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो रिसेप्टर है और रिसेप्टर को एज ए ट्रांसड्यूसर के तौर पे हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा न्यूरॉन्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी टाइप्स और इसके अलावा रिफ्लेक्स एक्शन और उसके कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स, और इसके अलावा जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने ब्रेन को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करना है इस चैप्टर में। इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो इस टॉपिक जो इस चैप्टर से इंक्लूड किया गया है वो है नर्व इम्पल्स का। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कि इस चैप्टर से में मौजूद हैं इस चैप्टर में, लेकिन वो आपके एंट्री टेस्ट के सिलेबस में शामिल नहीं है, जैसे कि डिसऑर्डर्स वगैरह ये आपके एंट्री टेस्ट में शामिल नहीं है। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पे सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लें तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं। फ़र्ज़ करें कि मिसाल के तौर पे कोऑर्डिनेशन जो है इसकी अगर उर्दू में मीनिंग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई रब्त पैदा करना, किसी चीज़ में ताल्लुक़ पैदा करना या राब्ता पैदा करना। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को ही देख लें, जिस इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ते हैं हर इंस्टीट्यूट में एक कोऑर्डिनेटर होता है। अब उस कोऑर्डिनेटर के ज़रा रोल पे आप ज़रा तवज्जो दें कि कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, यानी वो मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है ज़रा देखें। फ़र्ज़ करें स्कूल में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो स्टूडेंट्स मतलब आप तम सब लोग, और दूसरी है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रिंसिपल वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी किस्म के हवाले से, यानी किसी फैसिलिटी के हवाले से या टाइमिंग के इशू है, कुछ भी इशू है स्कूल के हवाले से, आपको वो इशू पहुंचाना होता है इंतज़ामिया तक। ठीक है, प्रिंसिपल तक या कहीं तक भी। अब जाहिर सी बात है हर एक स्टूडेंट की तो एक्सेस डायरेक्टली उन तक नहीं होती, इसीलिए एक कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है जिसको आप अपनी जो कंप्लेन है वो सबमिट कराते हैं या जो भी आपका डिमांड होती है उसको सबमिट कराते हैं और वो आगे जाकर उनसे बात करता है प्रिंसिपल से। इसी तरह जब भी किसी प्रिंसिपल को या हायर अथॉरिटीज़ को आपके स्कूल में कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है, मतलब मिसाल के तौर पे टाइम टेबल चेंज करना है या कोई न्यू टीचर की अनाउंसमेंट है या या कोई एक इवेंट अरेंज होने वाला उसकी अनाउंसमेंट है, किसी भी वो प्रिंसिपल जाकर हर जगह पे बात नहीं करता, वो उस कोऑर्डिनेटर को कहता है और कोऑर्डिनेटर फिर तमाम स्टूडेंट्स की बातों को कन्वे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हायर अथॉरिटीज़ को कोई भी बात स्टूडेंट तक कन्वे करनी होती है तो थ्रू कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर दोनों उनके दोनों के बीच एक मीडियम का काम कर रहा है। और इसी तरह स्टूडेंट को हायर अथॉरिटीज़ तक कोई भी बात पहुंचानी होती है तो वो कोऑर्डिनेटर के थ्रू पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेटर एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कर रहा है, मतलब दोनों अनासिर के बीच में राब्ता पैदा किए हुए हैं, उनकी बातों को वहाँ तक और उनकी बातों को या उनके अहकामात को वहाँ तक पहुँचा रहा होता है। तो ये एक्चुअली कोऑर्डिनेटर का काम होता है, इस प्रोसेस को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो क्या यही सिलसिला हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है? अब हम ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी भी कोऑर्डिनेट करती है, इसका भी किसी किस्म की कोऑर्डिनेशन में कोई लेना देना होता है या नहीं होता। लेट्स सी है। अच्छा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे हम एक चीज़ देखते हैं कि फ़र्ज़ करें ये आपके बॉडी में कोई भी एक सेल है या पूरा ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, ये कोई भी एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल है। अब हमारे बॉडी में होता ये है कि जो हमारे बॉडी के सेल या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को या तो इन्फ्लुएंस करते हैं या यूँ कह लें कंट्रोल करते हैं या यूँ कह लें कि रेगुलेट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो ग्रुप ऑफ सेल था ये इस सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है।
कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ये हमारे बॉडी में डेवलपमेंट के दौरान या वैसे नॉर्मल बॉडी में प्रोसेस होते रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स जो होते हैं, अब ग्लैंड्स जो हैं ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल होता है। ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये हार्मोन किसी दूसरे ऑर्गन के ऊपर जाकर एक्ट करके उसकी एक्टिविटी के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग लेकर आते हैं। ठीक है, तो अब वो जो उसकी एक्टिविटी में किसी भी किस्म की चेंजिंग आ रही, इसका मतलब है अब वो हार्मोन जो है वो सीक्रेट किसी और ग्रुप ऑफ सेल ने किए, लेकिन फंक्शन वो किसी और ग्रुप ऑफ सेल का चेंज कर रहे हैं। तो अब ये देखें, दो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल हैं जो एक दूसरे के जो एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल किसी दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट या कंट्रोल करता है। इसी प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल हमारे बॉडी के दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करे या कंट्रोल करे। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब सबसे अहम बात, और वो अहम बात ये कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे ये जो आपके पास एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल है ये, और ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ये कंट्रोल किस, इन दोनों के बीच में सिग्नलिंग किस चीज़ के थ्रू हो रही है? कोई तो ऐसा सिग्नल होगा ना जो इन दोनों के बीच में होगा जिसकी वजह से सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होगी। वो सिग्नल आमतौर पे दो टाइप के होते हैं, और दो टाइप के सिग्नल क्या होते हैं कि या तो ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल कुछ केमिकल रिलीज़ करे, ठीक है, या तो ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल किसी भी किस्म का कोई यानी केमिकल इनकी करे, या फिर ये किसी भी किस्म की कोई नर्व इम्पल्स जनरेट करे। नर्व इम्पल्स मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रिक करंट। अब यही हमने पढ़ना है ये चीज़ क्या होती है। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पर ये ग्रुप ऑफ सेल इस ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है थ्रू सम केमिकल, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पर यही कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस थ्रू नर्व इंपल्स हो रहा है तो ये कहलाती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में दो टाइप की होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन है आपका चैप्टर नंबर 3 और केमिकल कोऑर्डिनेशन आपका चैप्टर नंबर 4। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन आसान ज़बान में, कि जो दो ग्रुप ऑफ सेल्स के या दो सेल या दो ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो थ्रू नर्व इंपल्स हो, इस प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ओवरऑल अभी तक जो बात हमने डिस्कस की है, जो हमारी डिस्कशन हुई है, उसमें हमने अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है वो ये कि हमारे बॉडी के अंदर सेल या दो से कोई भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल किसी दूसरे सेल या ग्रुप ऑफ सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करता है, उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और अगर ये रेगुलेटर कंट्रोल किसी केमिकल के थ्रू करे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन, और नर्व इंपल्स के हेल्प से करे तो नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अच्छा, अभी जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अब आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन का एक छोटी सी हम एग्जाम्पल के साथ चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से हो रही है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे अंदर ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, ठीक है, ये CNS है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, ठीक है। अभी जो CNS है ये हमारे बॉडी के अंदर तमाम की तमाम हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि CNS हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कैसे कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा CNS जो है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे इसकी एग्जांपल क्या है कि आपके इर्द गिर्द का टेम्परेचर हाई होने लगता है तो आपको स्वेटिंग होती है, लो होने लगता है तो शिवरिंग होती है। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये एडजस्ट कर रहा है बॉडी को। अगर हाई हो रहा है तो देखें एडजस्टमेंट का तरीका स्वेटिंग के ज़रिए से कर रहा है बॉडी को, और अगर लो हो रहा है तो थोड़ी शिवरिंग करा कर आपको कर रहा है। इसका मतलब है कि इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ये नर्वस सिस्टम आपके बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आता है ताकि आप प्रॉपरली सर्वाइव कर सकें। इस पर्पज़ के लिए हमारे CNS का हमारे इन्वायरमेंट से अवेयर होना लाजमी है।
हमारे CNS को हमारे इन्वायरमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी हमारा ज़ाहिर सी बात CNS इन्फॉर्म होगा हमारे इन्वायरमेंट से, तभी तो हमारी बॉडी के इंटरनल कंडीशन को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एडजस्ट करेगा। और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है एक स्पेशल टाइप के सेल्स के ज़रिए से, जो कि कहलाता है रिसेप्टर्स। हमारा इम्यून सिस्टम रिसेप्टर के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन को गैदर करता रहता है कंटिन्यूसली हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट करता है, और जिन ऑर्गन्स को उस एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करता है वो इफ़ेक्टर्स कहलाते हैं। अब इसका मतलब है कि रिसेप्टर्स के ज़रिए से CNS इन्फॉर्मेशन गैदर करता है कि किस किस्म की हमारी बॉडी के अंदर चेंजिंग आई है वो, और फिर उस इन्फॉर्मेशन, जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है उसके अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी के अंदर चेंजिंग ले आता है, और जो हमारी बॉडी में चीज़ उस चेंज को लेकर आती है वो ऑर्गन इफेक्टर कहलाते हैं। ये डिटेल से भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिसेप्टर्स क्या हैं। रिसेप्टर खुद भी एक्चुअली एक स्पेशल टाइप के बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ये हमारा अगला टॉपिक होगा, ठीक है। और आपका CNS क्या है, वो भी एक ग्रुप ऑफ सेल है, जो कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के साथ कुछ सपोर्टिव सेल भी शामिल होते हैं, ठीक है ये। जबकि इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर भी एक ग्रुप ऑफ सेल है। अब ये चाहे ग्रुप ऑफ सेल मसल्स की फॉर्म में हो या किसी भी ग्लैंड की फॉर्म में हो, ठीक है, ये भी एक ग्रुप ऑफ सेल ही होता है। अब ज़रा गौर करें कि हमारे बॉडी के अंदर चल क्या रहा है। हमारी बॉडी में एक्चुअली चल ये रहा था कि रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन CNS तक जाती है, और CNS उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके एनालिसिस करके डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, और डिसाइड करने के बाद एक ऑर्गन को चूज़ करता है, जो ऑर्गन उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपके बॉडी में चेंजिंग ले आता है, उसको इफेक्टर कहते हैं। अब रिसेप्टर को भी आपने ग्रुप ऑफ सेल कहा, और CNS को भी ग्रुप ऑफ सेल कहा, इफेक्टर को भी आपने ग्रुप ऑफ सेल कहा। तो ये जो दो ग्रुप ऑफ सेल हैं, इसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो नर्व इम्पल्स के थ्रू हो रही है, ठीक है। और फिर ये ग्रुप ऑफ सेल इस ग्रुप ऑफ सेल से कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी थ्रू नर्व इम्पल्स के थ्रू ही कर रहा है। इस पूरी के पूरे प्रोसेस को हम नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें ग्रुप ऑफ सेल आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं थ्रू नर्व इम्पल्सेस। तो आई होप के कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये दोनों का दोनों प्रोसेस आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि ये दोनों प्रोसेस एक्चुअली वे होते क्या हैं, कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो ये नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, और इसको जनरेट और कंडक्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे नर्वस कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस में, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है, रिसेप्टर से स्टार्ट होता है, एंड कहाँ पर होता है, इफेक्टर पर। इस पूरे पाथवे में हर जगह पर आपको न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, लेकिन इन न्यूरॉन्स के शायद फंक्शन आपको डिफरेंट फील हो, क्योंकि रिसेप्टर से लेकर सेंसरी CNS तक न्यूरॉन जो है इन्फॉर्मेशन को टूवर्ड्स CNS कन्वे कर रहे हैं, और CNS से इफेक्टर तक अवे फ्रॉम द CNS कन्वे कर रहे हैं, और कुछ तो इसके अंदर भी जो न्यूरॉन मौजूद होंगे। यही वजह होती है कि न्यूरॉन हमारे 3 टाइप के होते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन था नर्वस कोऑर्डिनेशन का, कि हमारे बॉडी में ये नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, और वो पहला टॉपिक है रिसेप्टर। लेकिन हमने रिसेप्टर को डिस्कस करना है एज ए ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर,